शुरू किया जाए। हेलो, आ रही है। इस चैप्टर में लगभग तो कंप्लीट ही हो गया था। कल वाले लेक्चर पर जो पढ़े थे उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम किस ईयर से स्टार्ट हुआ, और फिर उसका नाम बदल के RCH हो गया। एमनियोसेंटेसिस को बैन कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड के तरीके से इसका मिसयूज होता है। फिर भी इसका यूज क्या है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस में किसकी एनालिसिस की जाती है? एमनियोटिक फ्लूइड और एंड डिजॉल्व सब्सटेंस भी लिखा है। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सेल या डिजॉल्व सब्सटेंस। क्या पता कर सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर और सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। किसकी परमिशन है? जेनेटिक डिसऑर्डर, और किसकी परमिशन नहीं है? और क्या नहीं पता कर सकते? ये भी क्वेश्चन 2 बार आया है। क्या? क्लेफ्ट पैलेट और जॉन्डिस, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर दुनिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन वाली कहानी दी हुई है। फिर मेन क्वेश्चन जो यहाँ शुरू होते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के हैं। पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नेचुरल मेथड था, और नेचुरल मेथड में 3 मेथड दिए थे। तो पहला कौन सा था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दिन कौन सा था? 10th to 17th डे था। 10th to 17th डे। उस दौरान अवॉइड करना है क्वाइटस को, क्योंकि मैक्सिमम चांस ऑफ कंसेप्शन है, क्योंकि मैक्सिमम चांस ऑफ ओवुलेशन है। फिर दूसरा था विड्रॉल मेथड। तीसरा था लैक्टेशनल एमेनोरिया। वो इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशनल एमेनोरिया कितने दिनों के लिए था? 6 महीने के लिए। और किसका चांस नहीं है? प्रेगनेंसी का चांस नहीं है, क्योंकि क्या नहीं होता है? ओवुलेशन नहीं होता है। और ओवुलेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि LH इनहिबिट रहता है हाई प्रोलैक्टिन के नाते। LH इनहिबिट रहता है हाई प्रोलैक्टिन, ठीक है। और उसके बाद फिर आ गए थे दूसरा मेथड IUD वाला, इंट्रायूट्राइन। फिजिकल मेथड भी था, फिजिकल मेथड, बैरियर मेथड। ऐसा कौन सा मेथड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है? कंडोम्स है, लेकिन केवल फीमेल के लिए अवेलेबल है। 3 कौन कौन? एक था सर्वाइकल कैप और डायफ्राम और वाल्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। एक एडिशनल बेनिफिट दिया था उसमें, वो क्या था? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन। ये भी खूब क्वेश्चन आता है। फिर IUD था। IUD 3 प्रकार की थी। पहली वाली है? नहीं, पहली थी नॉन मेडिकेटेड। एग्जाम्पल कौन सा था? है? और दूसरी थी कॉपर रिलीजिंग। कौन सा था? कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। और फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीजिंग कौन सी थी? प्रोजेस्टासर्ट। और इसमें कॉपर T वाली में एक लाइन लिखी है कि वहां से जो कॉपर निकलता है वो क्या करता है? क्या? और एडिशनल लिखा था उसमें हार्मोन वाले में। हार्मोन में एडिशनली एक शब्द लिखा हुआ है, क्या? अभी कल ही पढ़े, आज भूल गए हो, देख लो क्या लिखा है। इम्प्लांटेशन को भी रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल में क्या देते हैं? या तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली, और या तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दोनों देते हैं। पिल्स लेते हैं किस प्रकार से? 1 पिल्स पर डे। कितने दिनों के लिए? और प्रिफर दे पहला दिन कौन सा होता है? लिखा है उसमें
प्रिफर करते हैं फर्स्ट 5 डे, फिर गैप, उस दौरान क्या होगा, क्या, मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, क्या रोक देती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या रोक देती हैं, लिखा था ओवुलेशन रोक देती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़े थे कि इन लोगों, इस सब डिवाइस को चाहे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यूज करना हो, इनको हम इंजेक्शन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इनको इम्प्लांट के फॉर्म में यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तरीके से करते हैं, और सबसे आखिरी में सर्जिकल इंटरवेंशन दिया था। और सर्जिकल मेथड जो मेल में उसका नाम वैसेक्टोमी, और जो फीमेल में, वैसेक्टोमी में क्या काट के उसमें गांठ बांध देते हैं, तो किसका ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, कहां से कहां, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस का जो रास्ता है वही रास्ता काट दिया गया है, ठीक है, या वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट वाला रास्ता कट गया है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब काटते हैं, और फैलोपियन ट्यूब काटेंगे तो कहां से कहां क्या नहीं जाएगा, ओवम का ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, कहां से, वही फैलोपियन ट्यूब पे रह जाएंगे और स्पर्म और ओवम मिल नहीं पाएंगे। बस खास बात ये थी कि ये सर्जिकल मेथड टर्मिनल मेथड है, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबिलिटी का चांस बहुत पुअर है। एक क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से सभी पेपर में आया है, कोई ऐसा पेपर बना ही नहीं है इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एमटीपी लिखा है इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब जानबूझ के या वॉलेंट्री क्या कर दिया जाए, टर्मिनेशन कर दिया जाए प्रेगनेंसी का, किसके पहले, बिफोर फुल टर्म, इसी को कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम इंड्यूस्ड एबॉर्शन है। लगभग 45 टू 50 मिलियन एमटीपी साल भर में होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में मिला करके लगभग बहुत बड़ा डाटा है। ये टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 है। तो अगर इस बात को ध्यान से देखें तो अगर एमटीपी ये ना हो तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और बढ़ जाए, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड क्या है, एमटीपी। एमटीपी पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड नहीं है, वो अलग मसला है कि इसका रोल है। ये एक्सेप्ट कहीं पर एमटीपी को एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं पर एमटीपी को एक्सेप्ट नहीं कहता। अलग अलग देशों के अलग अलग नियम कानून हैं, क्योंकि इसके इमोशनल, इथिकल और कुछ रिलीजियस इशू हैं। इसी सब बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया। लीगलाइज का मतलब है उसके कुछ नियम कानून बनाए। तो कब बनाए, 1971 में, और साथ में कुछ कंडीशन भी रख दी जिससे क्या ना होने पावे, मिसयूज ना होने पावे। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द, इसका इस्तेमाल होता था क्या, क्योंकि एमटीपी का ये दुरुपयोग होता था, इलीगल फीमेल फीटिसाइड। इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया, लीगलाइज किया। आखिर एमटीपी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो लिखा है आंसर, एमटीपी हमेशा करते हैं टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। और अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिफाइन किया गया है, या तो कहां से आएगी, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर क्या फेल हो जाए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर रेप के बाद। इन तीन के बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। एमटीपी तब भी एसेंशियल हो जाती है जब प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू की जाए तो ये नुकसानदायक है या हार्मफुल है, किसके लिए, या जानलेवा है, किसके लिए, या तो मदर की जान को खतरा है या फीटस की जान को खतरा है, या फिर दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एमटीपी क्यों की जाती है, तो क्यों के दो जवाब हैं। पहला, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, या ऐसी कोई भी कंडीशन जब प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन नुकसानदायक हो मदर के लिए, बच्चे के लिए, या दोनों के लिए। ये लाइन कई बार नीट में आ चुकी है, इसके आगे नीट लिख दीजिए। एमटीपी सेफ मानी जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीना, और 3 महीने का मतलब 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी। सेफ किसके लिए है, तो ये बच्चे के लिए सेफ नहीं, उसकी जान जानी तो निश्चित है। सेफ किसके लिए है, मदर के लिए, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर एबॉर्शन होगा तो क्या हो जाएगा,
काफी ज्यादा रिस्क होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, मदर की जान जा सकती है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी कौन करते हैं, तो जो इलीगल अनक्वालिफाइड क्वैक्स झोला छाप जो होते हैं, नॉट ओनली अनसेफ लेकिन क्या होते हैं, जानलेवा भी होते हैं। अनदर डेंजरस ट्रेंड ये देखा जा गया है कि इसका मिसयूज हो रहा है, किसका, एमनियोसेंटेसिस का। पहले क्या कर लेते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, और अगर फीटस क्या होती है, अगर फीटस फीमेल होती है तो उसके बाद क्या कर देते हैं, एमटीपी। तो ये एमटीपी का क्या हो गया, मिस यूज हो गया। ये टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, नियम के विपरीत है। ऐसी प्रैक्टिस, सच प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ डेंजर, ये दोनों मदर के लिए भी डेंजर और फीटस। इफेक्टिव काउंसलिंग हो टू नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, ऐसी नौबत क्यों आए कि एमटीपी कराना पड़े, क्योंकि रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है किसमें, इलीगल एबार्सन। ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा ही एमटीपी कराया जाए। अब क्वेश्चन देखो कितने मिलेंगे, 5 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल तो ये है, एमटीपी की डिफिनीशन क्या है, तो आप कहोगे इंटेंशनल या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एमटीपी सेफ कब तक है, तो कहोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 हफ्ते। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई एमटीपी, क्यों करेंगे एमटीपी, तो उसके 2 आंसर हैं। एक कौन सा है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा, और 3 शर्तें उसकी लगी हैं। कौन कौन सी, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद की, या किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेल के बाद की, या रेप के बाद की। और दूसरी शर्त है कि अगर कंटिन्यूएशन हो तो नुकसानदायक हो, या तो मदर के लिए या तो बच्चे के लिए या तो दोनों के लिए। ठीक है, फिर सवाल है इसका मिसयूज क्या है, तो मिसयूज ये है कि एमनियोसेंटेसिस करेंगे, फेटस का सेक्स पता करेंगे, और अगर फीमेल होगी तो उसके बाद क्या कर देंगे, एमटीपी करेंगे। तो ये इलीगल फीमेल फिटिसाइड के तरीके से इसका मिसयूज होता है। मिसयूज ना हो इस नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके कुछ नियम कानून बनाए हैं। कब बनाए हैं, 1971 में। एक क्वेश्चन भी ये नई वाली एनसीईआरटी में बगल में ये पैराग्राफ जुड़ गया है, तो अभी तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हो सकता आ जाए। 1971 में जो नियम कानून बना था, 2017 में उसमें कुछ सुधार किया गया है। तो 2017 में क्या सुधार किया उसको जरा पढ़ लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नियम कानून में सुधार किया, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि रिड्यूस करो क्या, इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबार्सन, एंड उसका रिजल्ट क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, या तो बहुत बीमार हो जाएंगे तो जान ही चली जाएगी। इसको रोकने के लिए 2017 में सुधार किया गया। तो सुधार में देखो क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बस शर्त है कि ओपिनियन कौन देगा, 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो आजकल किसी भी प्रदेश में कोई अगर एमबीबीएस या एमडी करता है, सर्जन बनता है, एमएस बनता है, तो फिर उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो हर प्रदेश में, हर देश में ये नियम है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, और ऐसा है कि एमटीपी करना जरूरी है, लेकिन 24 हफ्ते से क्या है, 24 हफ्ते से कम है, तो कम से कम कितने डॉक्टर, 2 डॉक्टर की क्या होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए। और दोनों डॉक्टर पैसा लेके ओपिनियन ना दे दें, दोनों डॉक्टर अच्छी नियत से ओपिनियन दे। देखो लिखा नहीं है, गुड फेथ। तो ध्यान से सुने, 2017 के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2017 के नियम के अनुसार अगर 12 हफ्ते तक एमटीपी करवानी है तो कितने डॉक्टर की ओपिनियन है, 1 डॉक्टर की। और अगर 12 से ज्यादा और 24 से कम है तो 2 डॉक्टर की ओपिनियन है। उसके बाद चाहे अगर 24 गुजर गया तो फिर चाहे जितने डॉक्टर की ओपिनियन हो, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, द ग्राउंड डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर लिख के देगा पर्चे पर कि क्यों हम एमटीपी करेंगे। तो पहला देखो, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो,
रिस्क हो, किसको, या उसको कोई ऐसी मेंटल या फिजिकल इंजरी होने का क्या हो, खतरा हो, ऐसे केस में क्या करेंगे, एमटीपी अलाउ करेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा रिस्क है किसको, चाइल्ड, जो जन्म लेने वाला है, हो सकता है उसमें क्या हो, कोई बीमारी होने वाली हो, फिजिकल या मेंटल या कोई एबनॉर्मलिटी हो। तो अगर कोई बच्चा ऐसा जन्म लेने वाला है जिसमें जन्म से ही बीमारी होगी, तो फिर वो जन्म लेगा तो वो जीवन भर परेशान रहेगा, इससे अच्छा उसका जन्म ना हो। तो यहाँ दो शर्तें भी दी हुई हैं, किस किस केस में 2017 के नियम नया जो बढ़ाए हैं, 12 हफ्ते से ज्यादा और 24 हफ्ते से कम का समय है, तो और एमटीपी अलाउ करना है तो उसके लिए कम से कम 2 डॉक्टर की क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए। पेपर उठा के देखें, लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है एसटीडी से, इस बार भी एक क्वेश्चन आया है एसटीडी से, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ ही रहा है और छोटा सा पैराग्राफ है, गिनती के केवल सवाल है, बस उतनी बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका पक्का। तो पहले पढ़ लेते फिर काम की बातें अंडरलाइन करवा लेंगे। ऐसा कोई भी इन्फेक्शन या ऐसी कोई भी डिजीज जो ट्रांसमिट हो किसके थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, इसी का नाम या उसी का नाम वेनरल डिजीज या उसी का नाम, एग्जाम्पल याद रखना कौन कौन से, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो कि कैसी हैं, और रिसेंट ईयर में किसका नाम आ गया है, एचआईवी का आया है। ये सब किसमें आती हैं, एसटीआई या किसमें आती हैं, एसटीडी। तो एसटीडी के पहले सीधा सीधा सवाल तो यही आता है, 4 डिजीज दी होंगी, पूछा होगा इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है या कौन नहीं है, तो ये तो आसान सवाल हो गया। एमंग दीज जो एचआईवी इन्फेक्शन है उसको हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 7 को ह्यूमन हेल्थ में, ये काम की बात है। लिखा है इन सब में से कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, यहाँ आल्सो लिखा हुआ है, आल्सो ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग या सर्जिकल। कहने का मतलब ये है वो कौन सी एसटीडी हैं जिनका ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा दूसरे तरीकों से भी हो सकता है। तो क्या बताओगे, और वो दूसरे तरीके कौन से हैं, वो सामने लिखे हुए हैं। और किससे हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से हो सकता है, या इन्फेक्टेड मदर से फेटस में भी हो सकता है। ये भी पॉइंट एज सच नीट में आया है, अभी जल्दी ही नीट में पूछा गया, यहाँ एन लिख दीजिए। लिखा है हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज और कौन सी, एचआईवी, इन 3 को छोड़ दीजिए, इन 3 को छोड़ दीजिए। तो इनको छोड़ देंगे तो बचेंगे कौन सी, तो देखो कौन सी बचेंगी, गोनोरिया बचेगी, सिफिलिस बचेगी, क्लेमाइडियासिस बचेगी, जेनिटल वार्ट बचेगा, ट्राइकोमोनियासिस बचेगी, ये 3 तो बचेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है इन 3 को छोड़ दीजिए, तो इनको छोड़ देते हैं। इनको छोड़ के जितनी बीमारी बची उनका हाल, उनके नाम आपको याद होने चाहिए और इनमें उनमें अंतर समझिए। तो इन 3 को छोड़ दीजिए तो बाकी जो डिजीज है वो पूरी तरीके से, ये एज सच नीच में आया है सवाल, कौन सी ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है, तो यही 3 नहीं ठीक होती, कौन सी, तेज बोलो कौन सी, और कौन सी पूरे ठीक हो जाती है, तो जाके दे हैं कौन कौन सी, ठीक है। तो कौन सी एसटीडी कंप्लीटली क्यूरेबल है और कौन सी एसटीडी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ये सवाल खूब एग्जाम में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, शर्त लगी है ठीक तो तब होंगी जब अर्ली डिटेक्ट होंगी और अर्ली क्या होंगी, ट्रीट होंगी। अगर ट्रीट नहीं होंगी तब तो कोई नहीं ठीक होगा, तो बात ही खत्म। होता क्या है कि जो अर्ली सिम्पटम होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं, और माइनर जैसे फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। इस नाते अर्ली सिम्पटम बहुत ऐसे नहीं होते जिनसे आप इंडिकेट कर सके कि एसटीडी हो गया है। इसी नाते बहुत दिनों तक होता क्या है
कि जो इन्फेक्टेड फीमेल हैं हो सकता है वो क्या रह जाएं, एसिम्प्टोमेटिक, या हो सकता क्या रह जाएं, अनडिटेक्टेड। एसटीडी में एक अच्छा क्वेश्चन है, एसटीडी अर्ली स्टेज में अनडिटेक्टेड रहती हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बहुत लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम आते हैं, उतने बढ़िया सिम्टम होते नहीं है, तो लगता है बीमारी है ही नहीं। और सोशल स्टिग्मा भी है कि लोग क्या कहेंगे, इस नाते भी छुपाते हैं। एसटीडी अगर जल्दी पता चल जाए, टाइमली डिटेक्ट हो जाए, प्रॉपरली ट्रीट हो जाए तो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दिस कुड बी लीड टू द कॉम्प्लिकेशन। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एसटीडी ठीक नहीं हुई तो क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेट कर जाएगी। और देखो क्या कॉम्प्लिकेट करेगी, या तो ये बीमारी हो जाएगी, क्या नाम है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या तो एबॉर्शन, या तो स्टिल बर्थ, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये भी काम की चीज है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी जिसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और होने लगे, जैसे फैलोपियन ट्यूब में होने लगे, जैसे फैलोपियन ट्यूब में अगर बच्चा बनने लगे तो कैसी प्रेगनेंसी, एक्टोपिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। या हो सकता क्या हो जाए, इनफर्टिलिटी, या क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी समस्या कौन है, एसटीडी है। इस केस में प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है, तभी क्या हो पाएगा, क्योर हो पाएगा। हेल्थ केयर प्रोग्राम देश में बहुत सारे चलाए जा रहे हैं इसी पर्पस से कि कोई छूटने ना पावे, किसी को इन्फेक्शन ना होने पावे। लिखा है, ये रिपोर्ट किया गया है कि वेरी हाई उन लोगों में है जिनकी एज क्या है, 15 से 24 है। वैसे होने को तो किसी एज में भी हो सकती है। प्रिवेंशन में 3 बातें यहाँ लिखी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला, एवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, यूज कंडोम, चूंकि वो एडिशनल बेनिफिट में लिखा हुआ है कि इसके इस्तेमाल से एसटीडी का इन्फेक्शन रुकता है। और अगर कोई डाउट है तो कहाँ जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, जल्दी क्या हो, डिटेक्ट हो, और पूरी तरीके से क्या हो, ट्रीट। यहां से यहां तक जितना लिखा उतने क्वेश्चन देख लीजिए। पहला सवाल है कि एसटीडी है क्या, तो ऐसी कोई बीमारी जो कहां जाए, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। फिर एग्जाम्पल याद होने चाहिए, सबके नाम बोल दीजिए, कौन कौन से, तेज बोलो कौन कौन से। इसमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा दूसरे तरीकों से भी फैल सकती हैं। तो 3 नाम कौन से, हेपेटाइटिस बी, HIV, ठीक है, ये किसी दूसरे तरीके से भी फैल सकती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें से कौन सी बीमारियां हैं जो कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती हैं, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, कौन कौन सी, और कौन कौन सी हैं जो कंप्लीटली क्यूरेबल हैं, तेज बोलो, कौन कौन सी है। देखो दोनों न याद रखिएगा, एक याद रखिए, केवल 3 नाम याद रखिए, कौन कौन से, HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज। जो याद आ जाएं वो क्योर नहीं होंगी, और जो याद ना आए वही क्या हो जाएंगी, क्योर। दोनों याद करोगे, मिक्स कर दोगे, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन और है, जल्दी पता नहीं चलती है क्यों, क्योंकि अर्ली सिम्पटम बहुत माइनर होते हैं। इसका प्रिवेंशन तभी होगा जब अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। और प्रिवेंशन के 3 तरीके बताए गए हैं, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, यूज कंडोम, एंड डाउट के में कहा जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर। जितने क्वेश्चन लिखे इतने ही आ रहे हैं, पेपर उठा के देखें, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24, 25, 26, 27, सब में एक क्वेश्चन आएगा जरूर, इसका, एसटीडी का। हाँ, स्टिल बर्थ, हाँ एक पॉइंट छूटा जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होंगे, कॉम्प्लिकेशन, अरे देखो यहां दिए कॉम्प्लिकेशन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दिया है, और एबॉर्शन दिया है, और स्टिल बर्थ, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इनफर्टिलिटी, और आखिरी में कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब काम की बात सुने, स्टिल बर्थ होती है मरे हुए बच्चे का जन्म, ऐसे बच्चे का जन्म जिसकी इंट्रायूट्राइन लाइफ में डेथ हो जाए। तो प्रेगनेंसी होती है
बच्चे का जीवित जन्म नहीं होता है, किसके नाते, एसटीडी के कॉम्प्लिकेशन। तो या तो एबॉर्शन हो जाएगा, या तो बच्चे का जन्म होगा तो मरा हुआ होगा, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, या तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, और या तो क्या हो जाएगा, कैंसर। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है। इनफर्टिलिटी इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग है, और एक क्वेश्चन इससे भी हर साल आ रहा है। पेपर उठा के देखें, एक क्वेश्चन फ्री का है, यहां से आने आना है, इनफर्टिलिटी कुछ ना कुछ पूछ ही ले। और सबसे खास बात यह है कि इस हेडिंग में इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा है उससे कुछ नहीं पूछा जाता है, यहां से शुरू होता है, बस यहां से शुरू करेंगे और यहां कंप्लीट होता है। जितना लिखा सब पूछा जा चुका, कोई लाइन बची नहीं है, दोहरा चुके हैं, तिबारा पूछ रहे हैं, चौथी बार नंबर आ चुका है, तो सब पूछा जाएगा। तो पहले देख लेते क्या लिखा, हो सकता है एग्जामिनर गुस्से में हो, यही से कुछ पूछ ले। लिखा है डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कह रहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिस्कशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम किसका डिस्कशन न कर लें। तो कर लेते भैया, पूरा भी कर लेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कपल हैं, इंडिया में भी ऐसे हैं जो क्या है, इनफर्टाइल, दे अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन यहां नहीं लिखी है, इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन यहां लिखी है। तो जो जहां लिखी उसको वहीं से इस लाइन को निकाल के यहां लिख लीजिएगा। ये लिखा है इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन, इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन यहां लिखी है, वही होनी चाहिए। लिखा है इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। हाँ, अभी 15 दिन पहले शादी हुई है और सब लोग कह रहे हैं भैया खुशखबरी नहीं सुना रहे हो। कहां से खुशखबरी सुना देंगे, कुछ तो समय लगता है? 2 साल का समय, कम से कम 2 साल गुजर जाए तब पूछना शुरू करिए कि हाँ क्या इनफर्टिलिटी हो गई है। 2 साल का समय दे, उससे पहले न पूछे, क्योंकि नियम क्या है 2 साल का कम से कम। चलिए वापस आइए। इन विट्रो फर्टिलाइजर, हाँ उसके ऊपर अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो उसके बहुत सारे काज होंगे। तो इनफर्टिलिटी के काज के हिसाब से उसका इलाज होगा, और इलाज में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उसका नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होगी। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पहली टेक्नोलॉजी आईवीएफ है। ठीक है, देखें यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी हेडिंग में कि किस मेथड का सलाह किस कपल को देंगे, किसको आईवीएफ की सलाह देंगे, किसको गिफ्ट की सलाह देंगे, किसको आईसीएसआई की सलाह देंगे और किसको एआई की सलाह देंगे। अलग अलग समस्या तो अलग अलग उसका हल। तो जैसे देखते हैं आईवीएफ, तो याद रखें इसका फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसका मतलब क्या है, मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी। कहां, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन जो सी कहां होती हो, बॉडी में, लेकिन बॉडी में होना नहीं, आउटसाइड बॉडी होना है। उसके पीछे पीछे फिर क्या होगा, एम्ब्रायो ट्रांसफर। ठीक है, इस मेथड को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कहते क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें करते क्या है, ओवा लेते हैं वाइफ या डोनर से, और स्पर्म लेते हैं हस्बैंड या डोनर से, और इंड्यूस करते हैं कि क्या बन जाए, जाइगोट, अंडर सिमुलेटेड कंडीशन। ऐसी कंडीशन जैसी लैब में बनाई जाती है कि जैसा बॉडी में होता है वैसी कंडीशन होंगी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहाँ कराना है, लेबोरेटरी में कराना है। फिर से सुनेंगे, हस्बैंड और वाइफ से स्पर्म और ओवा कलेक्ट करने के बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ कराएंगे, लैब में। उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट। या अगर डिवीजन होने देंगे तो एक बार डिवीजन हो जाएगा तो 2 सेल, 2 बार हो जाएगा तो 4 सेल, 4 बार हो जाएगा तो 16 सेल, 3 बार 8 सेल, 4 बार 16 सेल बन जाएंगे। तो डिवीजन अगर होने देंगे तो देखो क्या होगा,
या तो टेस्ट ट्यूब से जाइगोट ही ले लीजिए या फिर अर्ली एम्ब्रायो ले लीजिए। बस कितनी सेल तक? 8 का मतलब कितने क्लीवेज हुए? 3 क्लीवेज। भाई पहले क्लीवेज से 2, दूसरे से 4 और तीसरे से 8। तो या तो तुरंत उठा लें वहां से, जैसे फर्टिलाइजेशन हो वैसे जाइगोट रिकवर कर लें, या फिर डिवीजन हो जाने दे 3 और कहां तक बन जाए 8 ब्लास्टोमर। तो इसको अगर ले लेंगे तो ट्रांसफर कर देंगे किसमें? फैलोपियन ट्यूब। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? जिफ्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन डिजाइन एग्जामिनर बहुत कर रहा है। जिफ्ट किसका पार्ट है? तो जिफ्ट वास्तव में आईवीएफ का पार्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से आईवीएफ में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी आईवीएफ में इस्तेमाल नहीं की जाती? हम क्या जाने कौन नहीं की जाती, जो की जाती वो याद रखो। कौन सी? जिफ्ट का इस्तेमाल किसमें है? आईवीएफ में हो रहा है, मतलब यह टेस्ट ट्यूब बेबी वाले प्रोग्राम में है। दूसरा देखो, लेकिन हो सकता है कि ये 8 सेल से ज्यादा हो जाए, तो एम्ब्रायो मोर देन क्या 8 ब्लास्टोमर। फिर अब इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे? तो इसको कहोगे क्या? और क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि आगे जो डेवलपमेंट होना वो तो फीमेल के अंदर ही होगा, टेस्ट ट्यूब में थोड़े हो जाएगा। टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। इसके बाद जो ये लाइन लिखी, ये स्पेशल लाइन ही अलग है। इन लाइनों का ऊपर से कोई लेना देना नहीं। इसका कहानी देख लीजिए क्या है। मान लेते हैं कि ये है हस्बैंड, ये है वाइफ। अभी समस्या ये हो रही थी कि वाइफ में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। वाइफ में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, लेकिन वाइफ के यूट्रस में कोई दिक्कत नहीं है और प्रेगनेंसी चल सकती है। तो क्या करेंगे? हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट करेंगे, वाइफ से ओवम कलेक्ट करेंगे, दोनों से जाइगोट बनाएंगे या अर्ली एम्ब्रायो बनाएंगे और इसको वापस वाइफ में ही रिलीज कर देंगे। ये एक कंडीशन है। इसकी दूसरी कंडीशन देखो क्या है। कभी कभार ये हो जाता है कि वाइफ में फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, वाइफ में नेचुरल फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन वाइफ में प्रेगनेंसी नहीं चल सकती है। तो क्या करते हैं? वाइफ में नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो जाने देते हैं। तो जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो नेचुरली जाइगोट बन जाएगा। कहां? फैलोपियन ट्यूब में। थोड़ा उसका डेवलपमेंट हो जाने देंगे तो क्या बन जाएगा? एम्ब्रायो बन जाएगा। इस एम्ब्रायो में और इस एम्ब्रायो में अंतर बताओ बस। ये एम्ब्रायो है आईवीएफ वाला एम्ब्रायो और ये नेचुरल वाला एम्ब्रायो है। और नेचुरल फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रायो बनता है उसका नाम इन विवो फर्टिलाइजेशन है। तो कौन सा होगा? इन विवो। और ये कौन सा था? ध्यान से सुनिएगा। ऐसी फीमेल जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता था, तो उसका ओवम ले करके बाहर फर्टिलाइजेशन कर करके वापस उसी के फैलोपियन ट्यूब में या उसी के यूट्रस में रिलीज करेंगे। ये एक पार्ट है। दूसरा पहलू सुनना है। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि वाइफ में फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं चल पाती है, यूट्रस में कोई दिक्कत है। तो देखो क्या करेंगे? नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो जाने देंगे और यहां से इस जाइगोट या एम्ब्रायो को निकाल लेंगे और किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफर करेंगे तो इस फीमेल को क्या कहोगे? सरोगेट मदर कहोगे। तो यहां जो काम की बात लिखी है, ऐसा एम्ब्रायो जो किसमें बनता है? इन विवो फर्टिलाइजेशन बनता है। और ये कहां है? विद इन द फीमेल। इसका भी यूज किया जाता है ऐसे ही ट्रांसफर में, उन फीमेल की मदद करने के लिए जो क्या नहीं कर सकती हैं, उन फीमेल की मदद करने के लिए जो क्या नहीं कर सकती, कंसीव नहीं कर सकती। ऐसे केस में जो ये वाला एम्ब्रायो है उसका ट्रांसफर कहां होगा? तो याद रखिएगा ये अदर देन वाइफ होगा। क्यों? अगर वाइफ में ही सुटेबल कंडीशन होती तो निकालने क्या जरूरत थी? ये तो वहां नेचुरली बना ही है। बात समझे? तो इस लाइन के आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन के आगे बढ़ा दीजिए। ट्रांसफर इन सरोगेट मदर, ट्रांसफर इन सरोगेट मदर।
ट्रांसफर इन सरोगेट मदर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन डिजाइन होंगे। तो जरा बताएं किस फीमेल को आईवीएफ की सलाह दी जाएगी? तो ऐसी फीमेल जिसमें ओवम बनता होगा, जिसका यूट्रस सही होगा, सिर्फ एक समस्या होगी, क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं। तो क्या करें, फर्टिलाइजेशन बाहर करा दे और फर्टिलाइजेशन करा करके एम्ब्रायो को वापस ट्रांसफर कर दे। लेकिन ऐसी फीमेल जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता था, सॉरी फर्टिलाइजेशन होता था लेकिन प्रेगनेंसी चलने वाली कंडीशन नहीं है, तो फिर कहानी पलटेगी। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वही हो जाने देंगे और वहां से निकाल लेंगे क्या, एम्ब्रायो, और फिर कहां भेज देंगे, अदर देन वाइफ, जिसको कहेंगे क्या, सरोगेट मदर। तो ये अच्छा सवाल है। इन विवो फर्टिलाइजेशन वाला एम्ब्रायो भी ट्रांसफर में यूज हो सकता है, बस शर्त क्या है, ऐसी फीमेल जिसमें क्या ना हो सकता हो, प्रेगनेंसी ना हो सकती हो या वो कंसीव ना कर सके। देखिए हर साल एक सवाल पूछना है तो फिर कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर यहाँ दिमाग लगाएगा। तो अगर अच्छे से समझ के पढ़े होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आना ये क्वेश्चन निश्चित है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े। फिर देखो दूसरी समस्या आई, ऐसी फीमेल जिनमें सुटेबल इन्वायरमेंट है किसका, फर्टिलाइजेशन का। ऐसी फीमेल इसमें सुटेबल इन्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन का, लेकिन क्या नहीं बना सकती हैं, ओवम नहीं बना सकती हैं। मतलब ओरी में कोई डिफेक्ट है, ओवम नहीं बन रहा है, बाकी सब कुछ सही है, फैलोपियन ट्यूब सही है, यूट्रस सही, सारी कोई दिक्कत नहीं है, केवल ओवम नहीं है, इस नाते फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो क्या करें, ओवम कलेक्ट कर ले, कहां से, डोनर से, और कहां रिलीज कर दें, फैलोपियन ट्यूब। ऐसे अगर फैलोपियन ट्यूब में डोनर से लिया हुआ ओवम रिलीज किया गया तो इसी को क्या कहेंगे, गिफ्ट या गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो बताओ गिफ्ट की सलाह किसको दी जाएगी, ऐसी फीमेल जिसमें ओवम प्रोड्यूस ना होता हो लेकिन सुटेबल कंडीशन हो, काहे के लिए, फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तीसरी शर्त देखो, तीसरी समस्या क्या आ गई। कभी कभार ऐसा होता है कि स्पर्म के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो ओवम को पेनिट्रेट कर सके। जैसे कि हो सकता है उसकी मोटिलिटी कम होती हो सकता है उसके पास एक्रोसोम अच्छा ना होता हो सकता है उसके पास जो हाइड्रोलिटिक स्पर्म लाइसिन है वो अच्छा एंजाइम ना बनता हो। कहने का मतलब है कि स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो लिखा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं, सीधे एम्ब्रायो बनाते हैं। कैसे, लैब में क्या करते हैं, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू ओवम। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अब आप आराम से बताएं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? तुरंत आंसर दे देते हो, कौन बनेगा करोड़पति की स्टाइल में हो। अरे एक पल सोच लो फिर आंसर बोलो। आया हुआ सवाल है, अभी प्रीवियस ईयर में दिखा देंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं, तो सोचना पड़ेगा ना। आईसीएसआई का इस्तेमाल टेस्ट ट्यूब में होगा कि नहीं होगा, बस ये बताना है। तो भैया देखो, ना होगा 100% सही है और ना होगा 100% सही। क्यों? अगर स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है तो टेस्ट ट्यूब में जैसे छोड़ेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन स्पर्म और ओवम टेस्ट ट्यूब में डाले गए और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वैसे केस में किसकी मदद लेंगे, आईसीएसआई। तो आईसीएसआई का इस्तेमाल टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ वाले में होता भी है और नहीं भी होता, मतलब आवश्यकता इसकी पड़ती है। बहुत बार इसी के इस्तेमाल से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो ये इस्तेमाल वहां हो सकती है। फिर समय बदला, समस्या बदली, इनफर्टिलिटी हो गई है। इनफर्टिलिटी इस नाते है कि जो मेल पार्टनर है वो इनसेमाइनेट नहीं कर सकते हैं, फीमेल में सीमेन नहीं रिलीज कर सकते हैं, या हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है उसके सीमेन में क्या हो, बहुत लो स्पर्म काउंट हो।
दोनों परिस्थितियों में, ये एज सच क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन की आवश्यकता कब पड़ेगी? तो दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल, या मेल पार्टनर में वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजाकुलेट। तो फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी? आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। इसके लिए सीमेन कहां से कलेक्ट करेंगे? या तो हस्बैंड से कलेक्ट करेंगे या तो डोनर से। हस्बैंड से कब कलेक्ट करेंगे, डोनर से कब कलेक्ट करेंगे? ध्यान से सुने, पढ़ नहीं रहो अच्छे से, यहां सब कुछ लिखा है। अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट करने में प्रॉब्लम है लेकिन काउंट उसमें सही है, अगर काउंट सही है हस्बैंड में तो कहां से ले लेंगे? काउंट अगर कम है तो फिर हस्बैंड से नहीं, कहां से लेंगे? डोनर से लेंगे। और इंट्रोड्यूस कर देंगे सीमेन को कहां? वेजाइना में, या हो सकता कहां रिलीज कर दें? यूट्रस में। यूट्रस में कर देंगे तो इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन। ठीक है, जितना पढ़े हो सब पूछा जा चुका है। इतने से एक सवाल एग्जाम में आएगा जरूर, जितना लिखा हुआ है। तो फिर से सुन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या? इसी का दूसरा नाम टेस्ट ट्यूब बेबी, सामान्य बोलचाल में यही कहते हैं। लेकिन अगर नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो रहा तो उसका नाम इन, बोल नहीं रहे ढंग से क्या? इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो हस्बैंड या डोनर से लेंगे स्पर्म, वाइफ या डोनर से लेंगे क्या? ओवम। और फर्टिलाइजेशन कहां कराएंगे? टेस्ट ट्यूब में कराएंगे। उसके बाद ट्रांसफर किस स्टेज पर करेंगे? तो या तो इम्ब्रायो ही ट्रांसफर करेंगे या तो जाइगोट करेंगे। जाइगोट या अर्ली इम्ब्रायो, किस स्टेज पर? तेज बोलो, किस स्टेज पर? और कहां ट्रांसफर करेंगे? कहां? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर 8 से ज्यादा है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? तो अगर यूट्रस में ट्रांसफर किए तो क्या कहेंगे? आईयूटी। और अगर फैलोपियन ट्यूब में करेंगे तो जिफ्ट कहेंगे। ठीक है, ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन उसमें हो सकता है तो वहां होने देंगे। कौन सा फर्टिलाइजेशन? इन विवो। और वहां से जाइगोट या एम्ब्रायो को रिकवर करेंगे और ट्रांसफर करेंगे किसमें? सरोगेट मदर में। अगर किसी फीमेल में ओवम ही नहीं बन रहा है तो कौन सी सलाह देंगे? तो गिफ्ट की सलाह देंगे। और गिफ्ट में ओवम कहां से लाएंगे? कहां से? डोनर से। और कहां रिलीज करेंगे? कहां रिलीज करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में कि यूट्रस में? फैलोपियन ट्यूब में। आईसीएसआई में क्या करते हैं? स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और एआई में क्या करते हैं? सीमेन आर्टिफिशियली रिलीज करते हैं। कहां? या तो वेजाइना में या तो यूट्रस में। लाएंगे कहां? या तो हस्बैंड से या तो डोनर से। कब आवश्यकता इसकी होती है? एज देखिए, जैसे लिखा है वैसे ही एग्जाम में आएगा। लिखा होगा मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल, या तो ये लिखा मिलेगा और या तो ये लिखा मिलेगा। पेपर उठा के देखिए, ये आ चुका है। इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, कौन सी सलाह देंगे? तो आंसर क्या देंगे? ए आई की। जितने क्वेश्चन है सब पूछे जा चुके हैं। बाकी जनरल कहानी है, क्वेश्चन इससे कभी नहीं आएगा। इसमें लिखा है कि ये सब पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन जब इसको करने जाएंगे तो बहुत रुपया खर्चा होगा। ठीक है, बहुत रुपया खर्चा होगा। और इससे अच्छा है कि बहुत सारे बेचारे दुनिया में अनाथ बच्चे हैं, अगर उनको गोद ले लिया जाए तो एक तो माँ को बच्चा मिल जाएगा और बच्चे को माँ मिल जाएगा और बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी इसमें लिखी है कि भाई इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा क्या करिए? एडाप्टेशन करिए। चलिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन पहले कर लेते हैं।
चलो भाई एसर्शन रीजन बताओ पहले। बतियाओ नहीं भाई, बहुत बतियाते बहुत हो। पीरियोडिक एब्स्टिनेंट इज मेथड इन विच कपल नॉट अवॉइड। तो भैया स्टेटमेंट पहला तो मिल गया गलत। तो ध्यान सुने, एसर्शन रीजन में अगर कोई एक स्टेटमेंट गलत मिल जाए तो अंधी लगाने में इतनी आंख ना बंद करिएगा कि ये आंसर लगा दीजिएगा। ये दो तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अंधी भी थोड़ा दिमाग लगा, एक आंसर गलत मिल जाए तो ये दो आंसर सही नहीं हो सकते, एक स्टेटमेंट गलत मिल जाए। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग, सही है, सही है। तो एसर्शन और रीजन तो कौन सा? एसर्शन नॉट करेक्ट, रीजन आर करेक्ट। चलो भाई आगे देखते हैं। कापर टी कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है, सही है। क्यों? कापर आयन जो रिलीज होते हैं वो सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी क्या करेंगे? सप्रेस करें। तो सही तो है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। अरे राजपूत आगे आओ। लिखा है एमटीपी कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक प्रेगनेंसी। उसका रीजन यही है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है? बहुत रिस्क है, तभी तो पहले में सेफ है। और क्या रीजन हो सकता है? तो पहला भी सही, दूसरा भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है। है? लिखा है इन्फेक्शन ऑफ एसटीडी रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। रीजन क्योंकि बहुत लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम आते हैं, इसी नाते बहुत दिनों तक पता नहीं चलता है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही और एक्सप्लेन भी किया, तो आंसर फर्स्ट। क्या ज्यादा कठिन है क्या है? आईवीएफ उन महिलाओं के लिए है जो कंसीव नहीं कर सकती हैं, किसके नाते? नॉन अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सही तो लिखा है, फर्टिलाइजेशन न होने के नाते कंसीव नहीं होती। वो सही बात वही लिखा है, तब फर्टिलाइजेशन बाहर कराते हैं। रीजन आईवीएफ में ओवम कलेक्ट करते हैं कहां से? डोनर, और कहां रिलीज कर देते हैं? सही है। तो एसर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, रीजन ही गलत है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो कौन सा आंसर होगा? एसर्शन आर करेक्ट, रीजन आर नॉट करेक्ट। अगर यहां गिफ्ट लिखा होता तो एसर्शन भी सही होता और लेकिन एक्सप्लेन ना करता। चलो ये देखो,
अभी समझाया है। आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन में सीमेन कहां से लाएंगे? उसी परिस्थिति में जब लो स्पर्म काउंट होगा। किसमें? चलो प्रीवियस ईयर देखो, इस साल देखो 23 में क्वेश्चन एसर्शन रीजन आया, 23 में एसर्शन रीजन। लिखा है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एक रणनीति है। किसकी? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कोई रणनीति ऐसी बिल्कुल नहीं है, है कोई रणनीति? तो एसर्शन तो हो गया गलत। बैन करो किस पर? रोको क्या? चांस ऑफ, ये तो सही लिखा है एसर्शन। और रीजन कौन सा? एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। इसी साल आया। ये रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाएगा। जैसे कोई अच्छा सवाल बनता है क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ये भी इसी साल का है, हैं? क्या लिखा है? कंप्लीटली क्यूरेबल पूछा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही। अब यहां कुछ भी लिखे इससे क्या मतलब है? ये 3 छोड़ देना है बस। पहले तो ये क्या है? ये एसटीडी ही है, ठीक है। इनका स्प्रेड स्टेराइल नीडल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ वेनरल डिजीज हो सकती हैं जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस बी। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी हो सकता है। इसके द्वारा नहीं होना है, वरना अब तक बहुत सारा फरवरी में फैल चुका होता है ना? ऐसा है नहीं। और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होगा? तो इनहेरिटेंस तो होगा नहीं, तो बचा क्या? तो कौन से बचे? बी और सी, तीसरा आंसर। चलो भाई आगे बढ़ो। चौथा देखो, ये अच्छा सवाल था और ये खूब लोगों को गलत हो गया। अरे काफी पुराना है, लोगों ने आंसर रट डाला इसका, ठीक है, लेकिन सवाल बहुत बढ़िया था। कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें रोल है किसका? ठीक, देखो, लैक्टेशनल एमेनोरिया, कंट्रासेप्टिव पिल, इमरजेंसी, तीनों में है। बैरियर में, इसमें कॉपर टी में नहीं है, और इसमें बैरियर में नहीं है। किसमें किसमें है? तो ये याद रखिएगा, ध्यान सुनिए, ये याद रखिएगा किस किस मेथड में हार्मोन का रोल है और नहीं है। जैसे लैक्टेशनल में है, पिल्स में है, इमरजेंसी में है, बैरियर में, कॉपर टी में नहीं। ये याद रखिएगा, कॉपर टी में नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। और सहेली में, अच्छा, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, भूल गए? हार्मोन नहीं यूज होता वहां, सहेली में हार्मोन यूज नहीं होता है। और वैसेक्टोमी में, ट्यूबेक्टोमी में
होता है। तो यहां और भी ऑप्शन है। अच्छा, विड्रॉल मेथड में, विड्रॉल मेथड में और उससे पहला कौन सा था, पीरियोडिक एब्सेंट, उसमें भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ ऑप्शन बन सकते हैं। ये अच्छा सवाल है, रिपीट होगा, मिलता जुलता सवाल। लो आगे सहेली, कल हम लोग लिखे थे ना कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, बस और कुछ लिखा नहीं है। क्वेश्चन इतना छोटा, ऑप्शन इतने बड़े बड़े। कह रहा है ये ब्लॉक करता है क्या, और जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक कर दोगे तो क्या नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ये इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाता है। ये आईयूडी है, ये पोस्ट क्वार्टल में है, ये भी नहीं है। पोस्ट क्वार्टस का मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इमरजेंसी में इसका नाम लिखा है, नहीं लिखा है। ध्यान से सुने, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, तो यही आंसर मिलेगा। कौन सा सहेली, कुछ नहीं है। अच्छा 5 मिनट रुके, 5 मिनट, नया चैप्टर शुरू करेंगे।